भारत श्रीलंका संबंध पड़ोसी देशों में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में। पहले तो जो मैं हर क्लास में करता हूं कि पिछले 3-4 सालों में चर्चा में क्या क्या चीजें रही है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लें तो समझने में आसानी होगी, है ना। तो चर्चा में क्या क्या रही है न्यूज में, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी की अप्रैल माह में श्रीलंका की यात्रा की गई और कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पे साइन किया गया। डिफेंस कॉपरेशन से लेकर एनर्जी सेक्टर, मल्टी सेक्टरल कई कॉपरेशन, खास करके इकोनॉमिक कॉपरेशन पे बल दिया गया, है ना। और ये जो है समझौता दोनों देशों के संबंध को रिस्टोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस को दोबारा बहाल करने के लिए, दोनों देशों के संबंध में जो समस्याएं विगत 1 दशक में आई है उसको कम करने के लिए यह प्रधानमंत्री की यात्रा जो है बहुत सफल मानी जा रही है। तो अभी रिसेंट चर्चा में क्या है, पीएम मोदी की श्रीलंका, एसएल मतलब श्रीलंका, है ना, की यात्रा और कई एमओयू पे, कई डिफेंस कॉपरेशन पे भी साइन किया गया। दूसरा, श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति दयनीय हुई और खास करके राजपक्षे ब्रदर्स के देश से पलायन के बाद श्रीलंका की आर्थिक मंदी एक बड़ी समस्या रही कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है बहुत मंद हो गई और ऐसी स्थिति में श्रीलंका में गरीबी, बेरोजगारी हाल के वर्षों में बढ़ी है। तो श्रीलंका में एक नए स्वरूप में विगत वर्षों में देखें तो हालात बहुत बुरे हुए और इस क्रम में भारत ने श्रीलंका की बहुत मदद की है। और ये जो अवसर आया उससे, ये जो समस्या आई उससे कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका संबंध एक बार पुनः जो है बहाल हो रहा है। चीन को लेकर श्रीलंका में एक प्रतिक्रिया हाल के वर्षों में देखी गई। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भारत श्रीलंका की आर्थिक मंदी, गृह युद्ध जैसे हालात के बाद भारत के प्रति श्रीलंका का हालिया रुझान कह सकते हैं। और ये भारत ने एक मित्र की तरह मदद किया है। $4.6 बिलियन से अधिक जो है राशि आर्थिक मंदी से उबरने के लिए श्रीलंका को दिया है। तो इस क्रम में दोनों देशों के संबंध पुनः बहाल हुए, है ना। चर्चा में और क्या रही है, श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका, विशेषकर हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन की दखलंदाजी, जैसे आपने सुना होगा हम्बनटोटा पोर्ट जो है, वो जो है ना, हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण किया गया कहने को कि वह पोर्ट होगा, परंतु सच्चाई क्या है कि चाइना उसको एक नौसैन्य अड्डा के रूप में बना दिया। वहां पर सबमरीन जो पनडुब्बियां है, खास करके न्यूक्लियर सबमरीन को स्टेशन किया गया, जिसको लेकर पूरे विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया रही, है ना। तो श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका, विशेषकर हिंद महासागरीय क्षेत्र में, है ना, उससे भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां उत्पन्न हुई। और इस कॉन्टेक्स्ट में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, स्थायित्व, नौवहन, व्यापार के बेहतर संचालन के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों में निकटता बहुत महत्वपूर्ण रखता है ना। तो श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, अगर आप देखें जैसे श्रीलंका का यूएनएचआरसी में, ह्यूमन जो राइट्स कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में, जो श्रीलंका के में तमिल जो विरोधियों के विरुद्ध जो अत्याचार किया गया उसका मामला आया और भारत ने वहां पर कई बार वोट देने से मना किया। कहीं ना कहीं भारत एब्सेंट रहा वोटिंग में। तो ये श्रीलंका भारत के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, ये सब हालिया घटनाक्रम है। श्रीलंका का सामान्य परिचय, भारत श्रीलंका संबंधों का संक्षिप्त इतिहास जानते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों का संक्षिप्त इतिहास। भारत का श्रीलंका के साथ संबंध आज का नहीं है, लगभग 2500-2600 वर्षों का हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध रहा है। दोनों देशों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध रहे और ऐतिहासिक रूप में बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ से हमारा संबंध रहा है। जैसे अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, है ना, तो इतिहास में आपने देखा होगा कि अशोक के पुत्र महेंद्र, जिनको वहां महिंदा कहा जाता है, और पुत्री संघमित्रा ने 3री ईसा सदी पूर्व उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उन्हीं के द्वारा किया गया। तो श्रीलंका की आबादी जो है अधिकांश जो है वो सिंहला भाषा बोलती है, सिंघाली है, जो बुद्धिज्म का ही पार्ट है। थेरवाद बुद्धिज्म की शाखा श्रीलंका में अधिक प्रचलित है ना। तो भारत से ही बौद्ध धर्म श्रीलंका में गया है और राजा अशोक के पुत्र पुत्री महेंद्र, जिसको वहां महिंदा कहा जाता है, और संघमित्रा, इन दोनों के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में श्रीलंका में बौद्ध धर्म को लाया गया। तो इसके लिए श्रीलंका भारत के प्रति ऋणी रहा है ना। तो दोनों देशों के मध्य अगर हम देखें तो संबंध बहुत, रामायण का जब भी जिक्र आता है रावण का के बारे में आपने अक्सर क्या सुना है, श्रीलंका लंका का राजा था रावण। तो ये ऐतिहासिक संबंध है दोनों देशों के मध्य। अगर आप देखें तो समुद्री सीमा बहुत निकट है। दोनों देश अगर आप देखें तो, अगर मैप के आधार पर अवस्थिति देखें तो आप सब परिचित हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो है भारत के ठीक सुदूरवर्ती दक्षिण छोर पर हिंद महासागर में श्रीलंका की अवस्थिति है ना।
और दोनों देशों के मध्य अगर आप देखें तो पाक स्ट्रेट है, जो पाक जल संधि है, देख रहे हैं, इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। कहीं कहीं तो समुद्र के मध्य मात्र 25 से 30 किलोमीटर की सीमा, समुद्री सीमा की दूरी है। तो दोनों देश ऐतिहासिक रूप से निकट रहे हैं। अगर आप चोल वंश का शासन पढ़ें तो बहुत सारे चोल राजाओं ने श्रीलंका को विजिट किया था। श्रीलंका से हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो जब भी आप दोनों देश का संबंध के बारे में लिखें तो आप इस तरह की चीजें, थोड़ी इतिहास के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। श्रीलंका की अगर आबादी की बात करें तो 225 करोड़ श्रीलंका की आबादी, 2.25 करोड़ है ना, 2.21 करोड़ श्रीलंका की आबादी है। लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र जो है फैला हुआ है। और अगर इसकी डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर सिंहला बोलने वाले, सिंघाली मूल के लोग की आबादी में प्रतिशतता लगभग 80% के आसपास है। तो जो सिंहला कम्युनिटी है, सिंघला समुदाय है, इसकी आबादी में प्रतिशतता 80% के आसपास है। कुछ तमिल मूल के लोग है ना, भारत से जो गए वहां, तो तमिल समुदाय भी श्रीलंका की आबादी में लगभग 10 से 11% इनकी भी भागीदारी है। कुछ मुस्लिम समुदाय हैं जिनको वहां पर मूर कहा जाता है ना, इनकी भी आबादी 7 से 8% के आसपास है। तो ये श्रीलंका का डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। श्रीलंका में आप सिंघला जितने बुद्धिस्ट है ना, ये जो सिंघाली भाषा है ना, सिंघाली भाषा है जो आदि द्रविड़, एक प्रकार से इंडो आर्यन लैंग्वेज का ही पार्ट है। और जैसे द्रविड़ भाषा परिवार है उससे बहुत मिलती जुलती परिवार है, भाषा इसकी है ना। तो सिंघाली जो भाषा है ये श्रीलंका की मूल भाषा है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, श्रीलंका में सिंघाली भाषा बोली जाती है। और ये सिंघाली कम्युनिटी जो है अधिकतर ये कौन है, बुद्धिस्ट है, बौद्ध मतावलंबी है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। दोनों देशों के मध्य अगर देखें तो ऐतिहासिक संबंध तो आपने जाना, कुछ तमिल के मुद्दे के बारे में संक्षिप्त में आप जान लें है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो 1-2 पॉइंट सभी लोग नोट कर लें जब भी संबंध लिखते हैं। तो कुछ तो भारत, इंडिया, श्रीलंका, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, IND मतलब इंडिया, SL मतलब श्रीलंका है ना, कि मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध अत्यंत प्राचीन काल से रहे हैं। 2500 ईस्वी, ईसा पूर्व कह सकते हो, 2500 वर्ष कह लीजिए, उसमें 2500 वर्ष से रहे हैं। बौद्ध धर्म भारत के सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र, भारतीय नाम महेंद्र है और श्रीलंकन नाम जो है महिंदा है, महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में लाया गया। बौद्ध, जो बुद्ध, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है ना, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ, बोधिगया, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधगया में। और जो बोधि वृक्ष है उसकी एक सैपलिंग, शाखा लेकर जो राजा अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, वो श्रीलंका की यात्रा पे गई। चोल वंश के शासन काल में भी देखें तो श्रीलंका के साथ है ना भारत के बहुत मधुर संबंध रहे है ना। अगर आप देखें तो चोल वंश के शासन काल में भी भारत के श्रीलंका के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, आर्थिक व तो 2 प्रकार के तमिल है श्रीलंका में। एक जो है कि जो बहुत पहले जिनके एंसेस्टर वहां चले गए, तमिल मूल के लोग जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के, बहुत चूंकि निकटता है राज्य के, बस समुद्र की सीमा लगती है और वह समुद्र की सीमा भी बहुत बड़ी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल भाग है उससे श्रीलंका का जो लास्ट पॉइंट है उसकी मध्य दूरी 25 से 30 किलोमीटर की है। पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से पृथक करता है। तो दोनों देशों के मध्य समुद्री दूरी भी बहुत नहीं है। तो भारत में तमिल मूल के लोग बहुत पहले जो है वह उनका सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क रहा है और बौद्ध धर्म भाषा के स्तर पर भी समानता रही, निकटता रही, बिल्कुल मिलती जुलती तो नहीं, निकटता रही है। और इसके कारण जो है भारत के तमिल मूल के लोग वर्षों से वहां रहते आए। तो एक तमिल ये है जो बहुत पूर्वज, जिनके 200, 300, 400 सालों से वहां रहते हैं। कुछ तमिल जो है अंग्रेजी शासन काल में चाय की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए, रबर की खेती के लिए, जैसे आप जानते होंगे श्रीलंका का पुराना नाम क्या था जी, सिलोन था, और श्रीलंका भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। तो जो ब्रिटिशर्स है वो भारत से तमिल मूल के लोग, क्योंकि नजदीकी राज्य वही था, तमिलनाडु का जो पहले मद्रास महाप्रांत कहलाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मद्रास महाप्रांत से बहुत सारे लोगों को चाय के बागानों में काम करने के लिए, रबर के उत्पादन में या अन्य जो भी शासन प्रशासन की सुविधा के मद्देनजर भारत से बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स वहां ले गए है ना, और वहां पर जाके वो स्थायी रूप से रह गए। तो जो तमिल 2 प्रकार के हैं, एक तमिल वो है जो बहुत सालों से वहां रहते आए, जिनके पूर्वज गए थे, जो एक तरह से कन्वर्टेड ही हो गए। कई तमिल जो है वो तमिल थे, बाद में वो सिंघला ओरिजिन के ही हो गए।
कई तमिल है जो अंग्रेजों के शासन काल में गए, है ना। खास करके अगर आप देखें तो 1880 के बाद से लेकर 1920 के बीच में भारत से बहुत सारे तमिल मूल के लोगों को अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका लाया गया। ये जो एथनिक क्राइसिस है इसकी जड़ जो है यहीं पर है, आगे इसको समझेंगे तो आप इसमें आगे नोट कर सकते हैं कि जैसे सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था और 1948 में श्रीलंका को भी ब्रिटेन से आजादी मिली, है ना। तो लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि अंग्रेजों द्वारा 19वीं सदी में तमिल मूल के लोगों को श्रीलंका, जिसका पहले नाम क्या था, सिलोन था, को श्रीलंका में चाय की खेती, चाय के बागानों में काम करने में हेतु ले जाया गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका का जो है पूरी इकोनॉमी का मेजर स्टेक जो है वो 3-4 चीजों पर है। एक तो टूरिज्म सबसे बड़ा, हिंद महासागर में चारों तरफ से हिंद महासागर में ही श्रीलंका की अवस्थिति है, तो बीच बहुत अच्छे है, नेचुरल ब्यूटी है, वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत रिच है, फ्लोरा फौना, इन सब के मामलों में श्रीलंका बहुत ही समृद्ध है। तो बहुत सारा टूरिज्म से उसकी इकोनॉमी का मेजर स्टेक जो है वो टूरिज्म से चलता है। उसके बाद चाय के उत्पादन में, पूरे विश्व के चाय उत्पादन का 15 से 20% प्रोडक्शन जो है वो अकेले श्रीलंका में होता है। कॉफी का उत्पादन, रबर का उत्पादन, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत कीमती रत्न, ये सब श्रीलंका की इकोनॉमी को चलाने में इन सब का बड़ा योगदान है। तो अंग्रेज बहुत दूरदर्शी थे, चाय के बागानों में काम करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को वहां ले गए और वहीं पर वो जाकर बस गए, है ना। और बाद में उनके जो भी संतान, जो भी उनके परिजन हुए, वो तमिल मूल के लोग कहलाए। इनकी भाषा क्या है, तमिल मूल के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। और जो सिंहला है, जो सिंहाली समुदाय है, उनकी भाषा क्या है, सिंहला। तो जब 18वीं 19वीं सदी के अंतिम दशक से लेकर 20वीं सदी के शुरुआती दशक तक अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका में इनको लाया गया, धीरे धीरे ये वहां बस गए। जो भारतीय मूल के तमिल लोग थे वो शिक्षा में देखें तो सिंहलाओं से अग्रणी थे, शिक्षाओं से के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति बेहतर थी, तो शासन प्रशासन में बड़े पद पर आसीन हो गए। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय मूल के तमिल लोग हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करना चाहा, तो स्थानीय लोग जो सिंहला थे और तमिल के मध्य द्वंद्व स्टार्ट हुआ। और ये आज की बात नहीं है, ये सब बातें 1910 के दशक से प्रारंभ हुई। समस्या कब प्रारंभ होती है, जब श्रीलंका ब्रिटेन के उपनिवेश से आजाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। 1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन से आजादी मिलती है, ब्रिटेन से आजादी मिलती है। तमिल और सिंहाली समुदाय के मध्य तनाव, संघर्ष की शुरुआत 1956 में प्रारंभ होती है। जैसे आप देखिए क्यों शुरुआत होती है झगड़े की, है ना। जैसे जब देश आजाद हो गया, वैसी स्थिति में 1956 में वहां पर ओनली सिंहला एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत कहा गया कि शासन प्रशासन की भाषा क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंहला भाषा होगी। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, जो भी सरकारी नौकरियां वगैरह है, उन सब में या अकादमिक स्तर पर जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, वह शिक्षा सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में होगी, सिंहला भाषा में होगी। अब भारतीय मूल के वहां हजारों लोग थे तमिल, ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि उनके अधिकारों के ऊपर यह हमला है। और वहां पर 1956 में जैसे ही ओनली सिंहला एक्ट पारित किया गया श्रीलंका सरकार द्वारा, इसके बाद धीरे धीरे विरोध की लहर स्टार्ट हो गई। 1956 में यह विरोध छिटपुट तौर पर हुआ और धीरे धीरे 70 के दशक तक आते आते कुछ यंग इसमें लीडर जब आते हैं तो तमिल मुद्दे को और अधिक बढ़ा चढ़ाकर रखा जाता है। जैसे आप देखिए कि 1976 में 1976 में तमिल इलम मतलब राष्ट्र के लिए लिट्टी की स्थापना होती है, LTTE प्रभाकरन द्वारा। 1976 में 1976 में ये प्रभाकरन कौन था, बी प्रभाकरन, बेनुपल्ली प्रभाकरन, एक छात्र नेता था, तमिल मूल के हितों की बात करता था। और वास्तव में ऐसा भी नहीं था कि तमिलों के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, तमिलों के विरुद्ध भेदभाव नहीं था। जब आप सोचिए कि नौकरियों में आरक्षण उन्हें नहीं दिया गया, कई बार तो नागरिकता संबंधित अधिकारों को भी कर्टेल किया गया। तो जो भी सिंहला समुदाय है, भारतीय मूल के तमिल लोगों के विरुद्ध अत्याचार करते थे और इस कारण सिंहला और तमिलों के मध्य द्वंद्व जो है वह बढ़ता चला गया। 1976 में प्रभाकरन द्वारा LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम की स्थापना की गई। आरंभ में यह आतंकी संगठन नहीं था, है ना। शुरुआत में जो है यह आतंकी संगठन नहीं था लिट्टे। शुरुआत में यह तमिल छात्रों के, तमिल नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहा था कि नागरिकता संबंधित उनको अधिकार दिया जाए, उनके साथ भेदभाव नहीं हो, उनको स्थानों का आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए, सिर्फ सिंहला भाषा में ही प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हो बल्कि तमिल भाषा को भी। क्योंकि अगर मान लीजिए 10-12% लोग अगर तमिल भाषा बोलने वाले हैं तो ये 10-12% बहुत बड़ी आबादी है।
ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों को कैसे कतल किया जा सकता है? ये आज से नहीं है, ब्रिटेन के उपनिवेशिक शासन के समय से ही है। तो जो यह लिट्टे है, ये शुरुआत में एक छात्र संगठन के रूप में बना, लेकिन बार बार तमिलों के विरुद्ध होने वाली अत्याचार की घटना, भेदभाव, अपमान की घटनाओं के कारण 1983 तक आते आते यह एक हिंसक संगठन बन गया। और 1983 में पहला इंसिडेंट हुआ जहां पर लिट्टे के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका सेना के 10-12 जवानों की हत्या कर दी। छिटपुट झड़प होता है और 1983 में वहां पर श्रीलंका सेना के कई जवानों की हत्या कर दी गई। और 1983 से लेकर 2009 तक, अगर आप देखें 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। गृह युद्ध की स्थिति, एक तरफ श्रीलंका सेना और दूसरी तरफ एलटीटी तमिलों के लिए अलग देश की बात करने लगा। भारत में जैसे कई गोरखालैंड की मांग चल रही है, भारत में जैसे खालिस्तान, उसी प्रकार श्रीलंका में लिट्टे ने, जो श्रीलंका का नॉर्थ बेल्ट है, अगर आप मैप देखें तो जो श्रीलंका का पार्ट है, जैसे आप समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो है श्रीलंका है ना, तो ये जो श्रीलंका का नॉर्थ रीजन है ना, इस बेल्ट में जाफना, त्रिंकोमाली, इस बेल्ट में सर्वाधिक तमिल मूल के लोग रहते हैं, है ना, तमिल मूल के लोग। और धीरे धीरे यह जो आंदोलन है, हिंसक झड़प जो है, वह एक संगठित उग्रवादी आतंकी आंदोलन के रूप में रहा, क्योंकि यूएनओ ने लिट्टे को जो है एक आतंकी संगठन के रूप में लिस्ट में जारी किया, नाम डाला गया। तो 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका सेना और तमिल इलम के कार्यकर्ता जो भी उग्रवादी हैं, उनके मध्य युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रही, हजारों लोग की जान गई। और श्रीलंका में अगर आप देखें तो ये एक बहुत लंबा पीरियड जो है श्रीलंका के इतिहास का सबसे बुरा दौर रहा, जब श्रीलंका सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ गृह युद्ध के खात्मे के लिए संघर्षरत रही। श्रीलंका आर्मी के भी हजारों जवान मारे गए और लिट्टे जो है एक उग्रवादी आतंकी संगठन के रूप में रहा। लिट्टे ने, अगर आप देखें तो भारत श्रीलंका संबंधों को खराब करने में लिट्टे की बड़ी भूमिका है। जैसे आप भारत की विदेश नीति पढ़ते हैं तो विदेश नीति में क्या कहते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत से बाहर है, उनके हितों की भी अभिरक्षा करना हमारी विदेश नीति का पार्ट है। तो भारत ने तमिल मुद्दों को समाधान के लिए पहल की कि जो तमिल मूल के लोग हैं, भारत मूल के लोग हैं, अतः उनके नागरिक अधिकार न काटे जाए, उनको नौकरियों में, स्थानों में आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए, उनके हितों पर कुठाराघात न किया जाए। भारत सदैव ये बात कहता रहा है। तो चूंकि तमिल हमारे ही भारतीय मूल के लोग हैं, दूसरा जो तमिलनाडु की राजनीति है उसने भारत सरकार पर बार बार दबाव डाला। 1990 के दशक में अगर आप देखें तो गठबंधन सरकार का दौर आया, जब केंद्र में सरकार के गठन के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निर्भरता क्या बढ़ गई। तो चाहे डीएमके हो, चाहे ऑल इंडिया डीएमके हो, एआईडीएमके हो, सब ने तमिल मुद्दे को लेकर भारत सरकार को घेरने का प्रयास किया। और 1980 के दशक में अगर आप देखें तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य 1987 में पीस एकॉर्ड साइन हुआ और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार ने जो पीस कीपिंग फोर्स है, ऑपरेशन पवन के जरिए भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो श्रीलंका में भेजी। और ताकि वह, ऐसा क्यों किया गया? अब देखो, जैसे कई बार हम लोग इस पर कहते हैं कि यह हमारी विदेश नीति के स्तर पर खामी रही कि किसी देश के आंतरिक मामलों में, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों में हम भारत की सेना को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, तमिल मूल के लोग तो हमारे अपने ही हैं, तो जो भी लिट्टे के विरुद्ध अगर हिंसा का दौर हो तो उसमें भारतीय मूल के लोग के विरुद्ध भारतीय सेना ही क्यों लड़े। लेकिन जो पीस एकॉर्ड साइन किया गया उसमें कहा गया, राजीव गांधी ने वादा किया श्रीलंका सरकार से कि लिट्टे के सफाया में, लिट्टे को खत्म करने में भारत सरकार हर संभव मदद करेगी और अगर जरूरत पड़ा तो भारतीय सेना भी भेजी जाएगी। अब देखिए, यही हुआ। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है ना, ये श्रीलंका में जाती है और ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका आर्मी के साथ मिलकर तमिलों के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा जाता है और उस युद्ध में हजारों तमिलों की हत्या होती है और उसी के प्रतिशोध में लिट्टे के ही लोगों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है भारत श्रीलंका के संबंधों का। जब जब लिट्टे, अगर आप देखें, ये गृह वाली जो परिस्थिति है, श्रीलंका बार बार भारत के विरुद्ध इल्जाम लगाता रहा कि भारत न सिर्फ लिट्टे को मोरल सपोर्ट देता है, नैतिक समर्थन करता है, बल्कि भारत उनको ट्रेनिंग देता है, भारत उनको पैसा देता है। भारत जानबूझकर श्रीलंका के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। भारत नहीं चाहता है कि श्रीलंका में स्टेबिलिटी हो, श्रीलंका जो है आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसरित हो। इसलिए भारत की यह अपरोक्ष रूप से भारत की भूमिका है कि वह लिट्टे जैसे आतंकी संगठन को, जिसको यूएनओ ने भी एक आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया है, उसके विरुद्ध भारत जो है कोई कार्रवाई न कर, भारत क्या कर रहा है, बार बार उसे पैसा दे रहा है, सेनाओं को, उसके लिट्टे के उग्रवादियों को भारत में ट्रेनिंग। जैसे श्रीलंका सरकार ने भारत पर इल्जाम लगाए कि भारत के उत्तराखंड के क्षेत्र में लिट्टे के जो भी उग्रवादी है उनकी भारत की सेना के द्वारा ट्रेनिंग की प्रदान की जाती है। अब आप सोचिए, जैसे कई बार हम राजीव गांधी के द्वारा, हालांकि ये नहीं भेजा जाना था, ये गलत हुआ कि हमें अपने ही तमिल मूल के लोगों के विरुद्ध में अगर आप इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, अगर पीस कीपिंग फोर्स आप भेजते हैं और इसके जरिए तमिल लोगों की अगर हत्या हो रही है तो यह एक गलत मैसेज कन्वे किया गया। एक्चुअली प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कदम उठाया? क्योंकि बार बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा यह इल्जाम लगाया जा रहा था भारत पर कि भारत लिट्टे की हर संभव मदद कर रहा है, भारत लिट्टे को फंडिंग दे रहा है, भारत लिट्टे को मॉरल सपोर्ट दे रहा है, भारत उसको आर्म्स एम्युनिशन प्रोवाइड कर रहा है, यहां तक कि एलटीटी के गुंडों को, एलटीटी के उग्रवादियों को भारत में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब अगर आप देखिए कि भारत अगर इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बार बार अगर ऐसी बात कहती है तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार ने अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर बनाने के लिए गलती कर दी कि दुनिया को भारत ने एक मैसेज दिया कि भैया अगर आपको लगता है कि हम ही श्रीलंका में ये करवा रहे हैं तो हम तो अपनी शांति सेना भेज रहे हैं। श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए इंडियन आर्म फोर्स जा रही है और वह वहां पर जाकर श्रीलंका आर्मी के साथ कदम दर कदम मिलाकर वह लिट्टे के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज कन्वे करना चाहता था। भारत श्रीलंका की सरकार को, श्रीलंका की आवाम को अपने पक्ष में लाना चाहता था। इसलिए भारत ने यह गलती कर दी कि हमने पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजना था। ज्यादा से ज्यादा हो सकता था तो कि हम श्रीलंका के सेना के आधुनिकीकरण में मदद कर देते या श्रीलंका को हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एड प्रदान कर देते, लेकिन अपने ही मूल के लोगों के विरुद्ध अपनी सेना को उतारना, यह कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय था जो भारत सरकार द्वारा लिया गया। और इसके लिए अगर आप देखें तो आज भी जो है, जब जब भारत श्रीलंका तमिल मुद्दों को लिखा जाता है तो बार बार यही कहा जाता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो भारतीय शांति सेना दल भेजा गया, इसने भारत और श्रीलंका के संबंध को क्या कर दिया, खराब किया है। और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यह भारत सरकार के स्तर पर यह गलती हुई है कि हमें सेना ना भेजना चाहिए था। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए था, फंडिंग कर देते, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते। लेकिन हम तमिल मूल के लोग जिनके विरुद्ध वास्तव में अत्याचार हुआ, ऐसा नहीं है कि लिट्टी की जो मांग थी वो बिल्कुल नाजायज मांग थी। अगर तमिल मूल के लोगों को नागरिकता अधिकार प्रदान नहीं करोगे, भाषा के नाम पर उनके साथ भेदभाव करोगे, सार्वजनिक सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सिंगला कम्युनिटी के लिए बनाओगे, तो ऐसी स्थिति में निजातीय संघर्ष तो होगा ही। और यही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ने श्रीलंका को, आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 26-27 वर्षों तक इन्वॉल्व रखा। हजारों लोग मारे गए इसमें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो लगभग 80-85 हजार लोग इसमें मारे गए। जो ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल यह आंकड़ा 2 लाख से भी अधिक है। सोचिए कि श्रीलंका जो है सेना एक लंबे समय तक लिट्टे के विरुद्ध संघर्षरत रही। बार बार अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा भारत को इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व बताया गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप में 2-3 एक पैराग्राफ में तमिल मुद्दे के बारे में नोट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखो, भारत श्रीलंका संबंधों को अगर समझना है तो ये तमिल मुद्दा को जानना जरूरी है। भले आज स्थिति इसकी दूसरी है, वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो तमिल जो है लिट्टे के सफाई के बाद से जो तमिल इलम वाला मांग था ये खत्म हो गया है। चलते हैं इस पर चर्चा करते हैं। एक हेडिंग बना लीजिए, तमिल मुद्दा, तमिल मुद्दा, तमिल मुद्दा। 4-5 लाइन में नोट करिए फटाफट। लिखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत के तमिल मद्रास महाप्रांत से, तभी तमिलनाडु राज्य नहीं था, मद्रास महाप्रांत से तमिल निजातीय समूह को, तमिल निजातीय समूह को चाय के बागानों में काम करने एवं अन्य, चाय के बागानों एवं अन्य विकास परियोजनाओं में काम करने के लिए हेतु ले जाया गया। चाय के बागानों में काम करने हेतु ले जाया गया। सिंघल, लिखिए, श्रीलंका में सिंघला भाषा बोलने वाले, श्रीलंका में सिंघला भाषा बोलने वाले सिंघाली समुदाय ब्रैकेट में बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले, सिंघला भाषा बोलने वाले सिंघाली समुदाय ब्रैकेट में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक रहे हैं, ब्रैकेट में 80% से अधिक आबादी लोग बहुसंख्यक रहे हैं। अतः भाषा के आधार पर तमिल तथा सिंघला भाषी लोगों के मध्य, अतः भाषा के आधार पर तमिल एवं सिंघला भाषा बोलने वाले लोगों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनने लगी। 1956 में श्रीलंका सरकार द्वारा, 1956 में श्रीलंका सरकार द्वारा सिंघला भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और सिंघला भाषा को राजभाषा व आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, जिसके कारण तमिल समुदाय को सरकारी सेवाओं में कमा सरकारी सेवाओं में प्रवेश से वंचित किया गया। इसके साथ साथ भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लोगों को नागरिकता अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए। इसके साथ साथ भारतीय मूल के तमिल लोगों को नागरिकता संबंधित अधिकार एवं अन्य राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए, जिसके कारण धीरे धीरे तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ने लगा। पैराग्राफ चेंज करके, तमिल समुदायों के अधिकारों की रक्षा
तमिल समुदायों के अधिकारों की रक्षा तथा श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश, तमिल समुदायों के अधिकारों की रक्षा तथा श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग प्रदेश, देश, इलम जो आप कह रहे हैं, जिसको इलम कहते हैं, अलग प्रदेश बनाने की मंशा से प्रभाकरण द्वारा, लिखा है यहां, 1976 में एलटीटी बनाने की मंशा मतलब इच्छा, सोच से 1976 में प्रभाकरण द्वारा एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की स्थापना की गई। शुरुआत में भारत ने भी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में और तमिल जनजातीय समूह के विरुद्ध भेदभाव के कारण, तमिल जनजातीय समूह के प्रति भेदभाव के कारण एलटीटी का समर्थन किया, परंतु आगे चलकर एलटीटीई एक छात्र संगठन से एक उग्रवादी, संगठन के रूप में तब्दील हो गया। 1983 में, अब देखो शुरुआत में भारत ने क्यों मदद किया, भारत क्या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मेरे भैया उनको अधिकार नहीं दे रहे हो, तो वो भी 60, 70, 100 साल, 150 साल से वहां रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता अधिकार नहीं दे रहे हो, राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे हो, तमिल मूल के लोग जो भाषा बोलते हैं उसमें वो कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के लोग हैं और अगर इनके अधिकारों का हनन होगा तो भारत तो बोलेगा ही। तो शुरुआत में भारत ने जो एलटीटी को नैतिक समर्थन दिया वो किस कारण पर, ध्यान रखना, लिखते वक्त बड़ा सावधानी से लिखना, ये कि शुरुआत में भारत ने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में, है ना, कि इनको अधिकारों से वंचना कर दिया गया है, गरीब है, निर्धन है, भारतीय मूल के लोग हैं, इनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, सिंहला जब चाहते हैं जो तमिल मूल के लोग हैं उनको मारते पीटते हैं, है ना, तो भारत ने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में इसको नैतिक समर्थन दिया। लेकिन आगे चलकर भारत भी नहीं जानता था कि एलटीटी जो है वो एक छात्र संगठन से एक उग्रवादी संगठन बन जाएगा, है ना। लिखिए आगे चलकर आपने क्या लिखा, आगे चलकर लिट्टे एक छात्र संगठन से उग्रवादी संगठन के विरुद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया, तब्दील हो गया, और 1983 में श्रीलंका सेना के विरुद्ध हमले में, एवं 1983 में श्रीलंका सेना के विरुद्ध हमले में एलटीटी द्वारा बहुत सारे सैनिकों की हत्या कर दी गई, एलटीटी द्वारा बहुत सारे सैनिकों की हत्या कर दी गई। 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका गृहयुद्ध के दौर से गुजरा जिसमें हजारों लोगों की जान गई एवं श्रीलंका का सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। श्रीलंका गृहयुद्ध के दौर में रहा जिसमें हजारों लोगों की जान गई एवं श्रीलंका का सामाजिक व आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। श्रीलंका का सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। पैराग्राफ चेंज करके श्रीलंका सरकार द्वारा भारत पर एलटीटी को हर संभव मदद प्रदान करने का इल्जाम लगाया गया। श्रीलंका सरकार द्वारा एलटीटी को हर संभव मदद प्रदान करने संबंधित एलिगेशंस, इल्जाम भारत सरकार पर लगाया गया और दोनों देशों के मध्य संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए। संबंध को बेहतर बनाने हेतु 1987 में, दोनों देशों के मध्य संबंध को बेहतर बनाने हेतु 1987 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जयवर्धने, उधर से भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा जयवर्धने के मध्य कोलंबो समझौता हुआ। कोलंबो समझौता हुआ जिसके तहत का मतलब हुआ जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा श्रीलंका सेना की एलटीटी के विरुद्ध कार्रवाई में साथ देने हेतु
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भारतीय शांति संरक्षण सेना, शांति बहाली सेना, भारतीय शांति स्थापना या शांति बहाली सेना भेजी गई। क्या लिखा है? भारत सरकार श्रीलंका सेना की एलटीटी के विरुद्ध कार्रवाई में साथ देने हेतु आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति बहाली सेना श्रीलंका में भेजी गई। एलटीटी द्वारा भारत की इस कार्रवाई की प्रतिक्रियावश, एलटीटी द्वारा भारत की इस कार्रवाई की प्रतिक्रियावश भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। जयवर्धने को भी मार दिया गया, इनको भी। बड़ा लीथल, पूरी दुनिया में ऐसा आतंकी संगठन पहली बार था जिसने ह्यूमन बॉम्ब का कंसेप्ट लाया, है ना, मानव बॉम्ब का, है ना। आज जो फिदायीन हमला आप देखते हैं, इसकी जड़ कहां है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले एलटीटी, तमिल जो लिट्टे था, उसने ब्रेन वॉश ऐसा किया तमिल उग्रवादियों का कि वे मरने को, अपनी जान लेकर भी सामने वाले को मारने को उतारू हुए। जो फिदायीन हमला आप कहते हैं, जैसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान में, इन सब क्षेत्र में जो फिदायीन हमला है, बेसिकली इसकी शुरुआत एलटीटी नहीं की थी। दुनिया का सबसे डेडलीस्ट और लीथल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। सोचो कि श्रीलंका एक तरफ पूरी सेना और दूसरी तरफ लिट्टे, 26-27 वर्षों तक श्रीलंका में इनको सफाया करने में लगा। गुरिल्ला वारफेयर, समझते हैं ना, गुरिल्ला युद्ध शैली में बड़े निपुण थे, महारत हासिल थी इनको। और बहुत ही अगर देखें तो योद्धा इस कम्युनिटी रही है, ये जो मतलब इनके संगठन के लोग रहे, है ना, श्रीलंका सेना। तो जिसका लिखा आपने, जिसकी प्रतिक्रियावश एलटीटी द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, है ना। तो ये तमिल मुद्दा बार बार, अब 2009 में क्या हुआ, जब अंतिम बार लिट्टे का सफाया कर दिया गया, तो 2009 से अब की स्थिति क्या है? अगर आप देखें 2009 से लेकर 2025 तक तमिलों की स्थिति क्या है श्रीलंका में, अगर आप देखें तो अब श्रीलंका सरकार भी समझ चुकी है कि तमिलों को अगर बहुत दबाया गया तो ऐसा कोई ना कोई लिथल ऑर्गेनाइजेशन फिर उठ खड़ा हो सकता है। वैसी स्थिति में जो तमिल के विरोध का मामला था वो बहुत हद तक दबाया गया। तमिलों को नागरिकता, तमिल प्रांत जहां भी तमिल आबादी रहती है उसमें तमिलों को अपनी स्वायत्तता, अधिक से अधिक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। वहां पर शांति स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम, ताकि जो है विद्रोह जो है वह फिर दोबारा जो है नहीं पनप पाए। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि तमिलों के अधिकार जो है, यद्यपि पूर्ण अधिकार नहीं दे दिए गए, लेकिन पहले की तरह तमिलों के प्रति भेदभाव हाल के वर्षों में 2009-10 के बाद से लेकर अभी वर्तमान के 15-16 वर्षों में तमिलों के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं उतनी नहीं देखी जा रही है जितनी उस बीच में थी। दूसरा, श्रीलंका भी अब तमिलों को का घर बसा रही है। जैसे आगे पढ़ेंगे, इंडिया भी जो है 60,000 तमिल समुदाय के रहने के लिए घर भारत ने बनाया है। प्रधानमंत्री इस बार गए तो 10,000 और घर का वादा कराए हैं, एमओयू साइन कराए। तो श्रीलंका में जो तमिलों की पुनर्स्थापना के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार की बहाली के लिए वर्तमान में देखें तो पहले की तुलना में अधिक संकट नहीं है और इनमें सुधार की प्रोसेस जो है आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान में दोनों देशों के संबंध को डेंट करने में, खराब करने में तमिल मुद्दा क्या है ये आप समझ पाए। माना कि अभी नहीं है तमिल मुद्दा, लेकिन इतिहास जो रहा है दोनों देशों के मध्य संबंध का, उसको प्रभावित करने में तमिल मुद्दा जो है बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्लियर है क्या है तमिल की स्थिति? अगर वर्तमान में अगर आप देखें तो यहां पर 2-3 लाइन लिख लें। देखिए, 2009 के पश्चात श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो जाफना वाला, पिंकोमाली वाला क्षेत्र में तमिलों के पुनर्वास व सामाजिक आर्थिक विकास संबंधित प्रक्रियाओं, परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत सरकार व श्रीलंका सरकार द्वारा संयुक्त परियोजनाओं के आधार पर हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी का
हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है। एक दो लाइन और लिखिए। देखिए, उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा तमिलों के पुनर्वास हेतु 60,000 से अधिक मकान का निर्माण किया गया है। और भविष्य में 10,000 मकान का निर्माण प्रस्तावित है। तो वर्तमान में स्थिति क्या है? तमिल को स्वायत्त क्षेत्र संबंधित बहुत सारे अधिकार भी दिए जा रहे हैं, कई जगह चर्चा होगी। चलते हैं भारत के लिए श्रीलंका का महत्व को थोड़ा समझते हैं। श्रीलंका के लिए भारत का महत्व से हमें ज्यादा नहीं मतलब है। भारत के लिए श्रीलंका का महत्व क्या है? तो पहला तो ऐतिहासिक संबंध हमारे हैं, प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण। सबसे जो आपको महत्व समझना है वह इसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को लेकर। श्रीलंका की अवस्थिति कहां है जी? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में यह सबसे व्यस्ततम ट्रेड रूट पर स्थित है। अगर यहां पर किसी भी प्रकार की चीन की एक्टिविटी होती है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भारत के हित के विरुद्ध है, वैसी स्थिति में हमें श्रीलंका का साथ चाहिए, है ना। तो हिंद महासागर में इसकी अवस्थिति, चारों तरफ ये क्या है जी? हिंद महासागर से घिरा हुआ है। वैसी स्थिति में जो समुद्री सीमा के लिहाज से या समुद्री व्यापार के लिहाज से या इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबा को काउंटर करने के लिए हमें श्रीलंका का साथ दक्षिण भारत के दक्षिणी समुद्री सीमा में या हिंद महासागर में अनिवार्य हमारे लिए। तो दूसरे पॉइंट में भू सामरिक अवस्थिति पर हाईलाइट करते हैं। तो लिखिए, हिंद महासागर भारत के ठीक दक्षिण श्रीलंका की भू सामरिक अवस्थिति भारत की समुद्री सीमा के सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। अत्यंत महत्वपूर्ण। लिखिए, उल्लेखनीय है, लिखिए, हिंद महासागर में भारत के ठीक दक्षिण में श्रीलंका की भू सामरिक अवस्थिति भारत की समुद्री सीमा के सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए, उल्लेखनीय है भारत व श्रीलंका, उल्लेखनीय है कि भारत व श्रीलंका की समुद्री सीमा के निकट से ही व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग की समुद्री सीमा के निकट से ही अंतरराष्ट्रीय व्यस्ततम व्यापार मार्ग गुजरता है। वैसी स्थिति में हिंद महासागरीय क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थायित्व हेतु हिंद महासागरीय क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थायित्व हेतु भारत के लिए श्रीलंका का साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका का साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरे पॉइंट में चाइना का एंगल लिख लेते हैं। जैसे अगर आप देखें मैप से, अगर आप देखें, जैसे मान लो ये भारत का दक्षिणी पार्ट है और यह मान लो श्रीलंका है, समझने के लिए पूरा ये आप देखें तो इधर क्या है? अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। आप अगर ठीक भारत के नीचे अगर आप यहां देखें तो यहां पे डियो गार्सिया है, सुना होगा। डियो गार्सिया क्या है? डियो गार्सिया अमेरिका का नौसैन्य अड्डा है।
है ना, ये जो है अमेरिका का नेवल बेस है, अमेरिका का नौसैन्य अड्डा है। देखो आप, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, इसमें व्यापार की सुरक्षा के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका दुनिया का ऐसे ही सबसे शक्तिशाली देश नहीं बन गया। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग है दुनिया के विश्व व्यापार का, लगभग 40 से 45% इस रूट से गुजरता है। और खास करके पूरा जो मध्य पूर्व के देश से तेल गैस जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी रास्ते से भारत में भी इधर आती है, श्रीलंका, और इधर अगर आप देखें तो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आसियान और ऊपर जापान या चाइना तक। तो ये सबसे व्यस्ततम व्यापार मार्ग है ना। अब यहां पर आप देखें श्रीलंका में ये लोकेशन है हम्बनटोटा का, ये यहां पर हम्बनटोटा है, हम्बनटोटा। यहां पर श्रीलंका ने क्या किया, एक नेवल बेस बनाया। श्रीलंका ने चाइना की कंपनी को टेंडर दिया और चीन द्वारा यहां पर एक अत्यधिक आधुनिक नौसैन्य अड्डा बना दिया गया हम्बनटोटा बंदरगाह को। बाद में जो लोन की भरपाई नहीं हो पाई, यहां तक कि इंटरेस्ट भी नहीं दे पाया टाइम पर, तो बाद में चीन की कंपनी को 99 वर्षों के लिए लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया गया। अब ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें कि हिंद महासागर में ठीक देखिए श्रीलंका का सदर्न टिप है, और यहां डियो गार्सिया है। डियो गार्सिया किसका है, अमेरिका का सैन्य अड्डा है। अमेरिका की जो है वो पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा के लिए उसकी जो भी 7th फ्लीट है, 8th है, 11th तक अलग अलग जो बेड़ा है वो यहां पर तैनात रहता है। वैसी स्थिति में अगर ये अमेरिका क्या कहता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट है उसकी सुरक्षा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो, है ना, नहीं तो यहां से क्या होगा, व्यापारिक गतिविधियां खतरे में आ जाएंगी। अब यहां पर चाइना नेवल बेस बना रहा है और यहां पर उसने सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, समझते हैं ना, पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी यहां तैनात कर दी। बाद में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा जब सैटेलाइट इमेज में क्लियर हुआ कि वास्तव में ये जो है वो आम अड्डा नहीं है बल्कि ये तो नेवल बेस बना रहा है श्रीलंका में, कौन, चाइना। वैसी स्थिति में अमेरिका के लिए भी खतरा है कि ये जो डियो गार्सिया क्षेत्र है, वैसी स्थिति में इस क्षेत्र में अब बैलेंस ऑफ पावर गेम जो है वो चल सकता है। कल को अगर आप देखें कि अगर अमेरिका कोई कार्रवाई चाइना के विरुद्ध करता है तो चीन इस बेस का यूज कर सकता है। तो अगर हिंद महासागरीय क्षेत्र में हमारी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व के लिए क्या जरूरी है कि चूंकि हम मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं तो श्रीलंका का कॉन्फिडेंस साथ हमारे लिए अपेक्षित है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर चीन की प्रभावी उपस्थिति इस क्षेत्र में होती है तो भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा को भी खतरा है और पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परिदृश्य को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपने क्वाड बनाया, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो भारत अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और एशिया में अगर आप देखें चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। इंडो पैसिफिक पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है इसमें भारत एक बड़े कद्दावर प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है। वैसी स्थिति में अगर चाइना की प्रेजेंस इस क्षेत्र में होती है, आपने देखा सितवे चिटगांव से लेकर इधर ग्वादर, इधर मालदीव, इधर हम्बनटोटा, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, मोतियों की माला, आगे जस्ट आप चाइना जब पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। इसके जरिए वो हिंद महासागर क्षेत्र में सिर्फ भारत को नहीं घेरना चाह रहा बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यस्ततम व्यापार मार्ग पर भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज होना चाहता है। और अगर हमारा एंगल क्या था, हमें अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए श्रीलंका का साथ चाहिए। दूसरा, चीन का अगर इस क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति होता है तो वो हमारी सुरक्षा के लिए भी नुकसान है, साथ साथ पूरे विश्व व्यापार के लिए या शक्ति संतुलन की राजनीति गरमा सकती है। अमेरिका बनाम चाइना दक्षिण चीन सागर में चल ही रहा है, अब हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी बैलेंस ऑफ पावर आपको दिख सकता है। तो थर्ड पॉइंट में लिखिए, देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती हुई सामरिक गतिविधि न सिर्फ भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए नवीन चुनौती के रूप में दिखाई पड़ रही है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की राजनीति को भी बल प्रदान वैसी स्थिति में भारत के साथ साथ अमेरिका व विश्व समुदाय को इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा
व स्थायित्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करना होगा। तो हमारे लिए तो है ही। मैं एक बार पढ़ देता हूं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती हुई सामरिक गतिविधि न सिर्फ भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए नवीन चुनौती के रूप में दिखाई पड़ रही है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की राजनीति को बल प्रदान कर रही है। वैसी स्थिति में भारत के साथ साथ अमेरिका व विश्व समुदाय को इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थायित्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर कार्य करना होगा, मिलकर काम करना होगा। नोट करिए जल्दी फटाफट। चलिए, तो तीसरा कारण यह हुआ, है ना। पहला कारण आपने देखा प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध। दूसरा, हिंद महासागर में भारत का हित क्या है। तीसरा क्या है, पूरे दुनिया के संदर्भ में, है ना। चौथा कारण, आर्थिक संबंध। भारत श्रीलंका के मध्य $5.5 बिलियन का ट्रेड 2023-24 में का वार्षिक व्यापार संपन्न, जिसमें भारत से असल को निर्यात, श्रीलंका को निर्यात $4.1 बिलियन का है। मतलब सोचिए, व्यापार हमारे पक्ष में झुका हुआ है। भारत से श्रीलंका को निर्यात $4.1 बिलियन का है, अर्थात व्यापार भारत के हित में अधिक झुका हुआ है, अधिक है। दूसरा, कई प्लेटफॉर्म पर इंडिया श्रीलंका साझेदार है। कई परियोजना में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है भारत का, जो है बहुत बड़ा भारत निवेश एफडीआई करने वाला देश है। भारत की बहुत सारी मेगा परियोजना में वहां पर हिस्सेदारी है, तो ये भी हमारे लिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप देखें तो इंडिया श्रीलंका, चाहे ब्रिक्स, चाहे सार्क हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे सार्क हो, चाहे IORA हो, आदि प्लेटफॉर्म पर, मंच पर भारत और श्रीलंका साथ साथ हैं। दोनों देशों के मध्य में तो सिविल न्यूक्लियर डील भी हो चुका है। साफ्टा के तहत प्रेफरेंशियल ट्रेड में हम कई छूट देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों श्रीलंका में जल विद्युत या अन्य ऊर्जा की संभावना, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश, तेल और प्राकृतिक गैस में। तो ये सब भारत के लिए श्रीलंका का महत्व क्या है, ये आप समझ पाए। अब थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा रहा है उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं, है ना। तो भारत श्रीलंका के मध्य, नोट कर लिया होगा। बिम्स्टेक क्या है, सार्क क्या है, आगे आएगी एक क्लास रीजनल, जब हम लोग बायलैटरल पढ़ लेंगे, नेबरहुड, तो एशिया में जो भी है रीजनल ग्रुपिंग्स, उस पर एक क्लास हो जाएगी। बिम्स्टेक, सार्क, IORA, सब पे चर्चा करेंगे, है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है, सार्क बिम्स्टेक से सवाल भी पूछा है। चलिए, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। आप लोग ने ऐसा माहौल बना दिया कि अंत में हार के मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि अननेसेसरी इतना यहां फालतू का क्वेश्चन। कोई नहीं, चलिए लास्ट में खोलूंगा 10-15 मिनट, आप जितने भी सवाल डाउट है आप पूछ लेना। भारत श्रीलंका के मध्य राजनीतिक संबंध, दोनों ही देश क्या थे, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, तो साझा ऐतिहासिक विरासत भी है ना। तो जब भारत और श्रीलंका के मध्य राजनीतिक संबंध की बात करें तो इसकी शुरुआत, जो श्रीलंका को जब आजादी मिली उस समय श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था BS सेनानायक, राष्ट्रपति जो बने उनका नाम था BS सेनानायक, और वो थोड़ा भारत के विरोधी रुझान रखते थे, है ना। जो शुरुआती दौर है अगर हम कहें तो 1948 से लेकर 1953 तक जो शुरुआत दौर है उसमें BS सेनानायक, थोड़ा रुझान उसका आप समझ लें। ये जो BS सेनानायक हैं ये भारत को एक प्रकार से श्रीलंका का विरोधी मानते थे, है ना, और कहते थे कि श्रीलंका की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देश भारत को ये खतरा समझते थे। 1953 में नेहरू के प्रयास से श्रीलंका के साथ राजनीतिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया गया। तो थोड़ा सा BS सेनानायक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1948 टू 1952, इनके द्वारा भारत के विरोध
भारत के विरोध की राजनीति, भारत को श्रीलंका की सुरक्षा हेतु खतरा व चुनौती के रूप में स्वीकार्यता, अब देखिए तमिल मुद्दा आज से नहीं है। 1914 में जब तमिल हितों को लेकर पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी समय से श्रीलंका की राजनीति में अक्सर गाहे बगाहे तमिल मुद्दा की चर्चा होती रही। अब 1953 में नेहरू और कोतेलवाल के मध्य समझौता होता है ना। इसके बाद जो बने ये जो कोतेलवाल है और नेहरू के मध्य समझौता हुआ और कहा गया क्या कि जो भी भारतीय मूल के तमिल इच्छुक हैं भारत में आने को, नेहरू ने कहा, प्रपोजल दिया, क्योंकि तमिल मुद्दा जो है एक लंबा मुद्दा, हालांकि उस समय वह उतना अधिक गंभीर नहीं हुआ था, उतना अधिक हिंसक उग्र नहीं हुआ था, लेकिन जब समझौता हुआ तो नेहरू के द्वारा यह प्रपोजल रखा गया कि जो भी भारतीय मूल के तमिल लोग हैं, यदि वे भारत आने की इच्छा रखते हैं, है ना, तो वे भारत आ सकते हैं, है ना। वैसे लोग जो आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, भारत उनको स्वीकार कर लेगा, लेकिन वैसे लोग जो इच्छुक हैं, है ना, बार बार नागरिकता प्रदान की जाने की बात इस समझौते के तहत की गई कि तमिल मुद्दे के समाधान के लिए जरूरी क्या है कि आपको लगता है कि भारतीय मूल के लोग हैं तो हम माना कि हमारे ही देश के लोग हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो भारत उनको अपने पास बुला लेगा, रख लेगा, नहीं तो जो लोग नहीं आना चाहते, जो वही रहते हैं, उनको नागरिकता अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। और डिप्लोमेटिकली तमिल मुद्दे के समाधान के लिए यह पहल की गई। आगे चलकर देखिए कोतवाल के बाद वहां श्रीमती माओ भंडार नायके वहां पर नेपाल में श्रीलंका में राष्ट्रपति बनती है, और उसके बाद नाम का यह दौर आता है, नाम का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो माओ भंडार नायके है और नेहरू के मध्य बेहतर संबंध दिखे और कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष मंच आंदोलन के मंच पर दोनों साथ साथ दिखे। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री और श्री माओ भंडार नायके के मध्य पुनः एक बार समझौता हुआ। उस समय एक एस्टिमेट किया गया कि लगभग 9,75,000 के आसपास तमिल मूल के लोग श्रीलंका में निवास करते हैं। इसमें से कहा गया जो समझौता हुआ किसके मध्य, लाल बहादुर शास्त्री और श्री माओ भंडार नायके की, लगभग 3 लाख लोग जो है, 9,75,000 एक रफ एस्टिमेट किया गया कि श्रीलंका में इतनी तमिल आबादी, ये बात कब की है, 1964 की हो रही है, कितनी श्रीलंका में इतनी तमिल आबादी है, वैसी स्थिति में 9,75,000 लोग में से 3 लाख लोग जो है उनको श्रीलंका क्या करेगा, नागरिकता प्रदान करेगा। जो 5.25 लाख लोग हैं उसको भारत अपने यहां बुला लेगा, है ना, मतलब 3 लाख लोग को नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा, 5.25 लाख लोग को भारत अपने यहां बुला दिया जाएगा, और जो अन्य 1.5 लाख लोग बचे उनके भविष्य का निर्धारण बाद में किया जाएगा। हालांकि श्रीलंका सरकार ने समझौता तो कर लिया, परंतु इस समझौते का पालन नहीं किया गया, यानी तमिलों को नागरिकता संबंधित अधिकार ही नहीं दिए गए, है ना। तो देखिए कि नागरिकता संबंधित अधिकारों को, और ये वो दौर है जब 1956 में ओनली सिंघला एक्ट पारित हुआ और तमिल आंदोलन उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह उतना हिंसक उग्र नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं तमिलों के अधिकारों को कटिल किया गया। संविधान के अंतर्गत, नागरिकता के प्रावधान के अंतर्गत तमिल मूल के लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, कई पॉलिटिकल राइट से वंचित कर दिया, जैसे कि श्रीलंका के पद पर वो लोग कहीं मंत्री नहीं बन सकते, जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते। समझ रहे कि ये सब क्या है, पॉलिटिकल राइट है, वोट देने का अधिकार, जब नागरिकता ही नहीं है, वोट देने का राइट। तो इन सब कारणों से दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ। अब देखो ये सब इतिहास के गर्त में है, परंतु कहीं ना कहीं भारत ने ऐसा नहीं किया कि कभी प्रयास नहीं किया। श्रीलंका सरकार ही हमेशा नहीं चाहती कि कभी भी वहां पर तमिल मूल के लोगों को नागरिकता अधिकार बहाल कर दिया जाए। क्यों? अगर वो ऐसा करती है तो अगले चुनाव में उनको हारने की प्रबल संभावना है। ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिसिटी के आधार पर उनका वोट बैंक है। अगर सिंघला समुदाय की सरकार ने अगर तमिलों को नागरिकता अधिकार प्रदान कर दिया, वैसी स्थिति में अगली चुनाव में सिंघला सरकार को, जो जिसने ऐसा काम किया, उसको वोट ही नहीं मिलेगा। तो उनकी अपनी एक मजबूरी रही, राजनीतिक मजबूरी। और भारत बार बार चाहता था कि जो, अब सोचो कि 5.25 लाख लोग को हम बुला लेंगे, है ना, 9,75,000 एस्टिमेट किया गया। यानी आप सोचिए कि 1964 में अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती माओ भंडार नायके के मध्य समझौता तमिल मुद्दे के समाधान के लिए हुआ, और एक रफ एस्टिमेट किया गया कि 9,75,000 उस जमाने में तमिल मूल के लोग हैं, जिसमें से 3 लाख लोग को श्रीलंका, असल मतलब श्रीलंका सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। 5,25,000 को भारत, इंडिया अपने देश बुला लेगा, और रिमेनिंग जो बचे कितना, 5.8 लाख, 1.5 लाख, शेष 1,50,000 लोग
के भविष्य का निर्धारण बाद में किया जाएगा, बाद में होगा। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में अगर आप देखें तो शुरुआत नेहरू के दौर से बस एक दो लाइन से तो भी, अगर आपने सेना नायक के बारे में लिखा, उनका भारत विरोधी रुझान था। नेहरू कोतवाल जो समझौता हुआ है उसके बारे में अब कितना पुराना है, क्या लिखकर करोगे, संक्षेप में अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इसको बाद में नोट करना, पहले शुरुआत नेहरू कोतवाल समझौते से दो लाइन लिख लें। नेहरू कोतवाल समझौता 1953, 1953, नेहरू के मध्य समझौता। देखिए 1953 में नेहरू और कोतवाल के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत निम्न बात पर सहमति बनी, पहला पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, भारतीय मूल के जो लोग भारत आने के इच्छुक हैं, भारत उन्हें अपने यहां बुलाएगा। भारतीय मूल के जो लोग आने को इच्छुक हैं, भारत उन्हें अपने यहां बुलाएगा, रखेगा। दूसरा, भारतीय मूल के लोग जो भारत आने को इच्छुक हैं, भारत उन्हें शरण देगा, बुलाएगा। दूसरा, जो लोग आने को इच्छुक नहीं है उन्हें श्रीलंका निकालने का प्रयास नहीं करेगा। जो लोग भारत आने को इच्छुक नहीं है उन्हें श्रीलंका सरकार निकालने का प्रयास नहीं करेगा। तीसरा, भारतीय मूल के तमिल लोगों को नागरिकता अधिकार, भारतीय मूल के तमिल लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब देखिए नेहरू के दौर में अगर आप देखें तो 1953 से लेकर 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो गई। तो अगर आप गौर करें 1964 तक, तो नाम के प्लेटफॉर्म पर भी नेहरू ने श्रीलंका को इन्वॉल्व किया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ साथ एक सहायक देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन में श्रीलंका भी भागीदार रहा। समस्या कब स्टार्ट हुई? 1962 से, जब जैसे ही चाइना ने भारत पर अटैक किया, है ना, श्रीलंका जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के साथ सुर में सुर मिला रहा था, उसने चीन की इस कार्रवाई का कोई भी विरोध नहीं किया। दूसरा, चीन द्वारा जब यह घोषणा की गई कि एक तरफा युद्ध विराम का निर्णय लिया जाता है, चाइना ने बाद में क्या किया, प्रेस नोट रिलीज किया और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और यह भी कहा कि जो भारत का विजित कुछ क्षेत्र है उसको हम छोड़ देंगे। तो श्रीलंका ने उस चाइना की इस कार्रवाई का स्वागत किया। नेहरू को इस बात से बहुत आघात लगा कि बताइए, जो देश नाम के मंच पर हमारे साथ रहा है, जिसको नाम की सदस्यता हमने दिलवाई, जिसको यूएन की सदस्यता में हमने प्रयास किया, जिसको तमाम जो है हमने आजाद होने के बाद उसको एक दर्जा प्रदान किया, उस देश ने चीन के विरुद्ध हमारी जो कार्रवाई चीन ने हम पे किया, उसने हमारा न तो साथ तो देना दूर, उसने इसके विरुद्ध में कोई भी स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया। अब ये जो है, यही जो दौर है, आप देख सकते हैं माओ भंडार नायके के दौर में धीरे धीरे श्रीलंका जो है वो चाइना की तरफ झुक रहा है, क्योंकि चीन से युद्ध में पराजय के बाद कहीं ना कहीं भारत एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दिखा। वैसी स्थिति में श्रीलंका को लगा कि चाइना जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई शक्ति हो सकती है भविष्य में। दोनों देशों के मध्य संबंध में सबसे खराब दौर अभी नहीं आया है, ये 60 के दशक में संबंध खराब होने की शुरुआत हुई। 80 के दशक तक आते आते जैसे ही लिट्टे एलटीटी, अगर आप देखें 1983 में हिंसक झड़प पहली बार होती है और 1983 से लेकर 2009-10 तक अगर आप देखें तो भारत श्रीलंका के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहे। ये अवधि जो है भारत श्रीलंका के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहे। क्यों तनावपूर्ण रहे, आप सभी समझदार हैं, क्योंकि बार बार श्रीलंका क्या इल्जाम लगाता रहा कि भारत ही सबका जड़ है, भारत ने ही लिट्टे को पैसा भी दिया है, ट्रेनिंग भी दी है, तमाम चीजें दी है। और ये जो पीरियड है 80 के दशक से ही 76 में स्थापना होती है। शुरू में भारत में मानवतावाद परिप्रेक्ष्य के आधार पर समर्थन दिया, तमिल मुद्दे के समाधान की बार बार भारत ने श्रीलंका सरकार पर दबाव की राजनीति की और 80 के दशक में से लेकर 2010 तक भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध कटुतापूर्ण रहे। 2010 के बाद से धीरे धीरे संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। अब चाइना की भूमिका क्या रही है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर भारत ने हालिया प्रयास क्या किया, अंत में उस पर देखते हैं। अब एक अगला हेडिंग बनाइए, श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका। चीन की बढ़ती भूमिका सबसे ज्यादा जो भारत श्रीलंका संबंध को खराब करने में और चीन की तरफ श्रीलंका को ले जाने में अगर किसी एक शख्स का हाथ है तो वो है महिंदा राजपक्षे, जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अपने 3 कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत से दूर श्रीलंका को चाइना के नजदीक ला दिया। पहला एक परंपरा रही है कि जब भी श्रीलंका में कोई प्रधानमंत्री जीतता है तो वो पहली यात्रा, विदेश की यात्रा, वो भारत की करता है। नेपाल में भी यह परंपरा है कि नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पहली अपनी आधिकारिक यात्रा भारत की करते हैं।
ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक प्रोटोकॉल कह ले या एक कह ले कि एक तौर तरीका कह ले। जैसे ही महिंदा राजपक्षा बनता है राष्ट्रपति और वह कहा जाता है सीधे पहले श्रीलंका से भारत की यात्रा न कर चाइना की तरफ झुकता है। और महिंदा राजपक्षे के रेजिम में ही चीन की बहुत सारी कंपनियों को श्रीलंका में प्रवेश की अनुमति दी गई। महिंदा राजपक्षे के अवधि में ही चीन को के द्वारा बहुत सारे पैसा, बहुत सारा फंड जो है वह श्रीलंका के मदद के लिए रिलीज किया गया। यानी श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका के लिए जिम्मेदार कौन है? महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति शासन काल में श्रीलंका में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। 2008-9 से लेकर, है ना, 2022 तक अगर आप गौर करें तो 2008-9 से लेकर 2022 तक श्रीलंका में चीन ने $4.5 बिलियन का निवेश किया तथा बहुत सारी राशि श्रीलंका सरकार को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया। अब आप सोच सकते हो कि श्रीलंका जैसे छोटे से देश में, है ना, $4.5 बिलियन का पंप किया गया पैसा। डेट ट्रैप पॉलिसी चाइना की जो है, चाइना ने ऋणजाल की कूटनीति के तहत, है ना, श्रीलंका में निवेश को अपना धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया और उसे पता था कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वह धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। 2022 तक आते आते स्थिति बहुत विकराल हो गई। क्यों विकराल हुई? राजपक्षे को देश से बाहर क्यों निकलना पड़ा? उसके पीछे कुछ घटनाक्रम आप संक्षेप में समझ लें। जैसे श्रीलंका में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दुनिया से, विभिन्न देशों से, खास करके यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से, और श्रीलंका की इकोनॉमी में एक मेजर स्टेक टूरिस्ट का है, टूरिस्ट से आने वाले पैसे का है। श्रीलंका में कई कट्टरपंथी संगठनों द्वारा टूरिस्ट के विरुद्ध कई हिंसक कार्रवाई किए गए, बहुत सारे होटल में धमाके हुए और इस कारण श्रीलंका में धीरे धीरे टूरिज्म को नुकसान पहुंचने लगा। श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म पर आधारित है। ऑब्वियसली अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे, अगर टूरिस्ट को, और जितने भी फॉरेन कंट्री या कोई भी देश का व्यक्ति, सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता उसको रहती है। तो जो पश्चिम के देशों से लोग श्रीलंका आते थे, कहीं ना कहीं श्रीलंका में टूरिस्ट के विरुद्ध जो 4-5 बम धमाके हुए, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे होटल में, बहुत सारे टूरिस्ट जो हॉटस्पॉट है वहां पे बम धमाके हुए। इससे जो है टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सेटबैक पे आ गई। दूसरा, श्रीलंका अगर आप देखें कोविड पेंडेमिक का जो फेज रहा श्रीलंका की इकोनॉमी, और क्या होगी, टूरिस्ट आना जाना, तो कोविड का जैसे ही दखलंदाजी होता है 2019 से लेकर 2020 में आप जान ही रहे पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया की प्रभावित हुई, तो बड़ा पर्यटकों का जत्था जो है वो श्रीलंका नहीं जा पाया। वैसी स्थिति में 2019 से लेकर 2022 तक आते आते श्रीलंका में क्या हो गया, पर्यटकों की कमी भारी हो गई। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो टूरिज्म पर आधारित रही है, उसका मेजर स्टेक, अगर हम श्रीलंका की इकोनॉमी की बात करें तो 18 से लेकर 22-24% उसकी जो इकोनॉमी है वह टूरिज्म पर आधारित है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड, चाय, तमाम चीजों का, जैसे ही कोविड पेंडेमिक फेज आया, इकोनॉमिक रिसेशन का एक दौर आई पूरी दुनिया में, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुआ और श्रीलंका का एक्सपोर्ट क्या है वो बंद होने लगा, कम होने लगा। इधर राजपक्षे दोनों भाई, एक सेना प्रमुख, बाद में पहले राष्ट्रपति बने, फिर प्रधानमंत्री, बार बार सत्ता को हथियाने के लिए राजपक्षे ब्रदर ने, जैसे लगता था कि श्रीलंका देश नहीं है बल्कि वह इनका एंटरप्राइज है। पूरे परिवार के 26-27 भाई और परिवार के बंधु बांधव जो है श्रीलंका को चला रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि श्रीलंका कोई सॉवरेन जो है वो कंट्री है, कोई देश है, बल्कि लगता था कि वो राजपक्षे का एंटरप्राइज है। पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया गया। कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके कारण वहां समस्याएं आ गई। जैसे एक फैसला था कि श्रीलंका जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेगा और जो भी आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी चीजें हैं, इन सबको टोटली बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए कि कोई कंट्री धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी के पथ पर आगे बढ़ती है, अचानक एब्रप्टली आप एक झटके में ऐसा निर्णय नहीं ले सकते कि श्रीलंका जो है वो पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंट्री बनेगा और कोई भी कृत्रिम खाद, बीज, उर्वरक, तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा। इससे किसान जो है वहां के बुरी तरह प्रभावित हो गए। कुछ ऐसे घटनाक्रम, सरकारी कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी तरह से एक परिवार के इर्द गिर्द, और हर जगह श्रीलंका की बंदरबाट की गई। और श्रीलंका की जो इकोनॉमी है 2010 से लेकर 2022 तक, अगले 12 वर्षों में महिंदा राजपक्षे के टेन्योर में पूरी तरह श्रीलंकन इकोनॉमी क्या हो गई, कमजोर होती चली गई। श्रीलंका पर आर्थिक संकट गुजर गया। IMF से उसने बेल आउट पैकेज की मांग की, कुछ बेल आउट पैकेज दिया गया, परंतु श्रीलंका की इकोनॉमी धीरे धीरे करते करते 2022 तक आकर ध्वस्त हो गई। सड़क पे लोग उतर गए, हिंसक प्रदर्शन हुआ और पूरे देश की आवाम ने राजपक्षे परिवार के विरुद्ध जो है आंदोलनरत हो गए। दूसरा, इसी अवधि में चीन के खिलाफ भी श्रीलंका के लोगों को मैसेज गया। जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह में चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट की भरपाई न होने के कारण पूरे के पूरे पोर्ट को ही लीज पर अगले 99 वर्ष के लिए चाइनीज कंपनी को दे दिया गया। अब श्रीलंका में चीन की जो उपस्थिति है उससे लोगों को भी लगने लगा
कि कहीं ना कहीं स्थिति विकराल हो रही है और स्थिति को खराब करने में चाइना की भूमिका है, क्योंकि चाइना जो है राजपक्षे परिवार के साथ गठजोड़ रहा और इन सब कारणों से श्रीलंका की इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो गई, आकर 2022 तक आते आते कोलैप्स कर गई। और राजपक्षे ब्रदर के विरुद्ध हिंसक विद्रोह हुआ, आपने वो दौर देखा ही, 2 साल 3 साल की घटना है, और उनको देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अब श्रीलंका में व्यापक आर्थिक मंदी आ गई और आर्थिक मंदी का दोनों देशों के मध्य संबंधों को, भारत श्रीलंका के संबंध के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बार बार क्या कहते हैं, आपदा में अवसर। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगर पटरी से उतर जाए और वह राष्ट्र हमारा पड़ोसी हो तो हम ऐसी कामना कभी नहीं करते। भारत कभी नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी राष्ट्र जो है वो कंगाल हो जाए, दरिद्र हो जाए, वहां समृद्धता छिन जाए, क्योंकि अगर खुशहाल पड़ोस में अगर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं उससे हमारे संबंध भी बेहतर होंगे। जैसे ही आर्थिक मंदी आई, 2 बात हुई। एक तो क्या है, श्रीलंका की आवाम जो है भूखे मरने की स्थिति में आ गई, पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स कर गई। ऐसी स्थिति में आपदा में अवसर, जो भारत और श्रीलंका संबंधों में वर्षों का डेंट रहा, तमिल मुद्दे को लेकर जो संबंधों में तलखियां रही, दूरियां रही, जो चाइना ने भारत विरोधी मुहिम वहां चलाई, कई भारतीय कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया गया राजपक्षे सरकार के द्वारा। जैसे अडानी ग्रुप जो है वह एक्सटर्नल जो पोर्ट टर्मिनल है उस पर जापान के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, आउटराइटली जो है उनका टेंडर को जो है कैंसिल कर दिया गया। भारत की बहुत सारी कंपनियां जो वहां इन्वेस्ट कर रही थी, चाहे एलएनटी हो, इन सबको कई प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अधिकांश प्रोजेक्ट इनको दिए गए, वो भी चाइना की कंपनी को, और वो भी ओवर प्राइस्ड। अगर मान लीजिए भारत की कोई कंपनी कोई कार्य 500 करोड़ में करने को तैयार है तो चाइनीज वही कार्य को 800 करोड़ में कर रहे हैं। 300 करोड़ में कट है किनका, राजपक्षे परिवार का। और पूरी की पूरी श्रीलंकन इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया गया एक मिली गठजोड़ की मदद से, चाइना और राजपक्षे परिवार के मध्य बढ़ते हुए गठजोड़ से। और धीरे धीरे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह जर्जरा गई। अब यही आपदा में अवसर मैंने क्या कहा, अब जब पूरे विश्व समुदाय ने श्रीलंका को लोन देने से मना किया, आईएमएफ ने कई शर्तें रख दी, जितना बेल आउट पैकेज इकोनॉमी को सर्वाइव के लिए चाहिए उतना बेल आउट पैकेज भी नहीं दिया गया। वैसी स्थिति में भारत ने अब इस विपत्ति के अवसर में $4.5 बिलियन जो है वह ऋण प्रदान किया। $700 मिलियन का जो तेल का पेमेंट बकाया था, भारत ने कहा कि चिंता न करें, आराम से दे। भारत ने हर संभव मदद इस अवधि में की और यही एक टर्निंग पॉइंट है संबंधों को बेहतर बनाने का। आपदा में अवसर जो मैं कह रहा था वो यही है कि श्रीलंका ने देख लिया, श्रीलंका की आवाम ने देख लिया कि उनके देश की जो स्थिति दयनीय हुई है उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है, और एक भारत है जिसके विरोध की छवि बना दी गई है। वैसी स्थिति में भारत ने एक सच्चे मित्र का कार्य किया है। $4.5 बिलियन श्रीलंका जैसी छोटी इकोनॉमी को प्रदान किया जाना एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप सोचिए $4.5 बिलियन कितना हुआ जी, 8 चौका लगभग जो है 40,000 करोड़ रुपए के आसपास अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं। भारत ने विपत्ति के इस स्थिति में श्रीलंका को निकालने के लिए न सिर्फ $1 बिलियन पैकेज दिया बल्कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में अपने को इन्वॉल्व किया कि श्रीलंका की इकोनॉमी को पुनः पटरी पे लाना है, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे उसका जो है हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट हो, तमाम चीजें। आज भारत ने विभिन्न मोर्चों पर श्रीलंका में एक बार नए सिरे से निवेश की दिशा में भारत आज आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि भारत श्रीलंका संबंधों में जो तमाम समस्याएं रही है हाल के वर्षों में वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है और श्रीलंका में भारत की एक नई मित्र देश के रूप में इमेज क्या है, बिल्डअप हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कब कौन देश आपका मित्र हो जाए, कब कहां भारत की साख खराब हो जाए, कहां नहीं जा सकता, ये तो राजनीति करती है। तो ये जो आपदा आई है श्रीलंका में, आर्थिक मंदी आई, हम कभी नहीं चाहते थे कि श्रीलंका आर्थिक दृष्टि से दरिद्र हो जाए, परंतु जो हालात राजपक्षे ब्रदर ने उस देश की का किया, वैसी स्थिति में भारत को एक अवसर मिला है कि भारत इस विपरीत परिस्थिति में एक मित्र के, एक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन करे ताकि भारत श्रीलंका संबंध को पुनः पटरी पे बहाल किया जा सके। और विगत 2-3 वर्षों में हमें बहुत सफलता भी मिली है। आप देखिए कि दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत आगमन, और भारत आकर उन्होंने अपनी तरह से एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत एक हमारा अभिन्न मित्र राष्ट्र के रूप में विपत्ति में हमारे सामने खड़ा रहा है। श्रीलंका अपनी धरती का प्रयोग कभी भी भारत विरोधी मुहिम के लिए होने नहीं देगा। अब ये सब स्टेटमेंट राजपक्षे कभी नहीं, राजपक्षे भारत जब आते थे तो भारत के साथ सुर में सुर मिला लिया, और भारत से जैसे ही भारत के सीमा से जहाज बाहर गया चाइना का राग अलापना शुरू। तो श्रीलंका में पुनः भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने का एक दौर अभी देखा जा रहा है। तो श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका क्या रही है, और चाइना सिर्फ ये आर्थिक क्षेत्र में नहीं, सामरिक क्षेत्र में जब आप सैन्य बेस बना रहे हैं, हमन टोटा क्या था जी, जब आप न्यूक्लियर सबमरीन, आप समझ रहे हैं कि नाभिकीय पनडुब्बी का किसी देश में रहना अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थायित्व के लिहाज से कितना खतरा है। याद करिए आप शीत युद्ध के दौर में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था जी, क्यूबा के क्षेत्र में सोवियत रूस ने अपनी एक पनडुब्बी तैनात कर दी, अपना एक पोत तैनात कर दिया जिस पर ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह थे, और उसके कारण अमेरिका जो है सदमे में आ गया और क्यूबा मिसाइल संकट लगा, युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाएगी। आज हम्बन टोटा बंदरगाह पे श्रीलंका में चाइना के सबमरीन का तैनात होना, यह हिंद महासागरीय क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थायित्व के लिए एक नया संकट भविष्य में हो सकता है। और चाइना अभी बाहर नहीं हुआ है श्रीलंका से, चाइना जो है अभी वेट एंड वॉच कर रहा है। उसे लग रहा है कि एक बार राजपक्षे को लेकर चाइना में के विरुद्ध जो है श्रीलंका में हवा बह रही है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका में चाइना जो है पिछले 2-3 वर्षों में शांत रहा है, आगामी वर्षों में हो सकता है। तो भारत को क्या करना चाहिए, संबंधों में दूरी नहीं बनी रखनी चाहिए। भारत जो मदद कर रहा है उस मदद को जारी रखे और दोनों देशों के संबंध को एक नए स्वरूप में उजागर करे, है ना। तो ये श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका है ना, यहां तक आज रखो। थोड़ा सा पार्ट बचा है जो करंट का पार्ट है,
उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में छोटा सा पार्ट है मालदीव, तो श्रीलंका भी देख लेंगे और मालदीव के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे, है ना। अब जरा कमेंट ऑन कर देंगे, है ना। तो अगली क्लास में श्रीलंका का जो रिसेंट का एक्टिविटीज है, आधे घंटे 40 मिनट जो भी लगेगा, हम लोग वर्तमान उस पर चर्चा कर लेंगे। और मालदीव छोटा सा देश है, इसमें कुछ छोटे मोटे विवाद हैं जो बस चाइना का